समापन होने के बाद शासन के द्वारा हो या अधिकारियों द्वारा हो या इस हिसाब से कोई मुझे तकलीफ नहीं है। मुझे बहुत तरह का मतलब सुरक्षा तो मिल ही रहा है। संगठन में काम करने के बाद यहाँ सरेंडर किए, हमारे लिए तो सुविधा सही मिल रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हर 5 किलो के दायरे में पुलिस कैंप खुल रहा है। छोटे छोटे स्तरों में कमांडर या तो सभी जगहों में उनको पदस्थ दिया जाता है, लेकिन उच्च पद में नहीं देते हैं। 70-80% तो मेरे को जवान मार देंगे, इतना मेरे को विश्वास था। जब आपने ये फैसला लिया कि अब आप छोड़ देंगे इस रास्ते को और मुख्य धारा में वापस आएंगे, तब भी क्या डर होता है नक्सलियों का कि अगर आप इधर आएंगे तो फिर वो आपके लिए खतरा बन जाएंगे? क्या वो आपको, आपके परिवार को, बाकी लोगों को धमकाते हैं? क्या करते हैं वो फिर? अभी तो मैं इस संगठन छोड़कर आने के बाद वो गांव वाले हो या संगठन के द्वारा मुझ पर कोई इल्ज़ाम वगैरह नहीं सुना हूँ। अगर बाहर चल रहा होगा तो ये मैं पता नहीं, लेकिन मेरे कानों में अब तक नहीं सुना हूँ। जो अभी समर्पण होने के बाद शासन के द्वारा हो या अधिकारियों द्वारा हो या इस हिसाब से कोई मुझे तकलीफ नहीं है। मुझे बहुत तरह का मतलब सुरक्षा तो मिल ही रहा है। लोकेश जी, आप उनको भी कहें अगर जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि ये जो सरकार की तरफ से बहुत से स्कीम्स चलाए गए कि आप वापस आएँ तो आपको पुनर्वास किया जाए, आपको मुख्य धारा में जोड़ा जाए, मुश्किल होती है जब वापस आते हैं? जी मैम, सरकार हमारे लिए अपील कर रही। हम जो संगठन में काम कर रहे थे, माओवादी संगठन में, प्रशासन, यहाँ की जिला प्रशासन, छत्तीसगढ़ सरकार, सभी माओवादियों के लिए आत्मसमर्पण करिए करके अपील कर रही है। वो उसी के सफलता भी है। जो अभी हम लोग बचपन में माओवादी संगठन में जुड़े और कई तरह के राजनीति, उनका जल जंगल ज़मीन को बसाना और यहाँ के प्रकृति को नुकसान होने ना देना, इस तरह समझाए। तो उनका शुरुआत में बाल संगठन में आप 12 साल, 8 साल से स्टार्ट करके 8 साल से 15 साल तक बाल संगठन उनका फर्स्ट शुरुआत संगठन। उनमें क्या है, नाच गाना सिखाते, चेतना नाट्य मंच, सीएनएम। इसी में सबसे ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे प्रभावित हो जाते हैं। प्रभावित हो करके माओवादी पार्टी में चले जाते हैं। जो अभी हम लोग संगठन में काम करने के बाद यहाँ सरेंडर किए, हमारे लिए तो सुविधा सही मिल रहा है। जो पुनर्वास नीति के तहत घर मिला है, यहाँ सब कुछ मिल रहा है जी। पर आप भी ये कह रहे हैं कि जो बाल संगठन है उनका, जब वो 8 साल का बच्चे होते हैं, 8 से 12-15 साल के बच्चे, उनको वो जिस तरह से प्रभावित करते हैं उससे ज़्यादातर बच्चे प्रभावित होते हैं। क्या स्कूल और होंगे और वहाँ पर ये सब कुछ होगा तो क्या वो प्रभाव कम हो सकता है? आपको क्या लगता है? क्या स्कूलों की कमी या जो अभी तक डेवलपमेंट या विकास जिसकी हम बात करते हैं वहाँ तक नहीं पहुँचा, क्या उसकी एक बड़ी वजह है कि वो प्रभावित कर पाते हैं लोगों को, बच्चों को? जी मैम, पहले अभी देखिए सुकमा जिला में तो पूरा अंदर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हर 5 किलो के दायरे में पुलिस कैंप खुल रहा है। तो एक कैंप के अंतर्गत 5 किलो, एक कैंप के पीछे 5 किलोमीटर जो जितने भी गांव आते हैं उन सभी बच्चों को सुविधा मिल रहा है। अभी प्राथमिक शालाएँ नहीं थी, अभी प्राथमिक शाला भी है, अस्पताल है, क्या नए सड़क भी बनते जा रही है। तो सभी बच्चे अभी प्राथमिक शाला में पढ़ाई कर रहे हैं और उनको मनोरंजन है, खेल कूद का मनोरंजन प्रोग्राम भी अभी गांव में तो वो फिर शायद उतना प्रभावित ना कर पाए। लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगी कि जब आप आसपास के लोगों को देखते हैं कि वो भी जा रहे हैं या शामिल हो रहे हैं, अब तो ज़्यादातर लोग या ज़्यादातर इलाके जो हैं वो नक्सल मुक्त कर लिए गए हैं और बहुत कम एक इलाका है जो बहुत ज़्यादा प्रभाव का इलाका रह गया है। लेकिन
जब आप नक्सलवाद में शामिल हुए, वहाँ जो कैंप है उसके बारे में बहुत से लोगों के मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है कि वहाँ किस तरह का जीवन होता है। वहाँ डर आपके ऊपर ज़्यादा हावी होता है या अनुशासन है, डर है, क्या क्या काम करता है कि आप वहाँ जुड़े रहें और वहाँ से अगर आप वापस भी आना चाहते हैं तो आसानी से वापस नहीं आ सकते? वहाँ जुड़ने के बाद है ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब अपने मतलब कैडर को सदस्यों को बचाने मतलब वो लोग वहाँ पर वो खड़ा करने के लिए बहुत कुछ सिखाते हैं। राजनीतिक रूप से, सैनिक रूप से उनको छोटे छोटे स्तरों में कमांडर या तो सभी जगहों में उनको पदस्थ दिया जाता है, लेकिन उच्च पद में नहीं देते हैं। जैसे जोन काउंटी में हुआ, सीसी मेंबर जैसे, यानी सभी बड़े बड़े पदों पर तो बड़े लोग रहते हैं तेलंगाना से, खासकर तेलंगाना से वो सब चलाते हैं। लेकिन इसमें जाने के बाद है ना वापस आने में भी बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरे जीवन में मैं देखा हूँ कि मैं उतने 19 साल में रहने के बाद फिर वापस आने में बहुत कुछ टाइम पकड़ा लगा मेरे को कि जाऊँ तो बीच में कुछ होगा। हमको ना दोनों तरफ से वहाँ पर अगर छोड़ते टाइम दोनों तरफ से डर लगता है कि बीच में मिले तो हम संगठन छोड़ते समय ना गांव वाले उनके पक्ष में रहते हैं, कुछ लोग तो उन लोग बता देते हैं तो पकड़ के मार ही देते हैं। ये भी है, मारा वाला बहुत घटना है वहाँ पे। और वो ये हम वहाँ पर रहने के बाद बहुत कुछ जवान को ऊपर या सरकार के कामों पर बहुत कुछ हमने बाधा डाला है। तो सरकार या जवान हम पर मारने का, जहाँ भी मिलेंगे तो मारेंगे, ऐसे टाइप का वहाँ पे डर रहता है। तो उसी हिसाब से ना आते समय जवान कहीं मिलेंगे तो जवान भी मार सकते हैं या तो नक्सली भी मार सकते हैं, ऐसे टाइप का डर रहता है। मतलब दोनों तरफ का डर होता है कि आपको वो एक जो जब आप तय कर लें कि आपको वापस आना है, वो जो एक समय रहता होगा वो बहुत चुनौतीपूर्ण रहता होगा कि इस पे भी विश्वास नहीं कर सकते पूरा और इधर भी विश्वास करने में मुश्किल हो रही है, तो कैसे हम शामिल हो इसमें? तो वो उस चुनौती को आसान किसने बनाया आपके लिए जब आप इस समस्या से दो चार थे? आपको भी तो यही दुविधा हुई ना कि गांव वाले ना बता दें, नक्सली ना मार दें, सुरक्षा बल ना आपके खिलाफ हो जाएं। तो आपने जब अपना मन बदला तो आपके लिए क्या, आपको विश्वास किस बात ने दिलाया कि अगर आप आएंगे तो जीवन बेहतर होगा? हाँ, मैं ये तो वहाँ पर छोटा सा लीक होने से भी ज़रूर पकड़ लेते हैं बोल के मैं लगभग 1 महीना पहले से मतलब अपना तैयारी कर रखा हूँ कि मैं कैसा भी जाऊँगा। इसमें मैं 70-80% तो मेरे को जवान मार देंगे, इतना मेरे को विश्वास था। और जो भी हो मैं खुला जाऊँगा, सिविल में जाऊँगा, लोगों के बीच दिखूँगा तो मिलूँगा जवान के हाथ में तो नहीं मार सकते। ऐसे टाइप का मैं अपने तरीके से प्लान बना के मैं सीधा नारायणपुर आ गया।